धन्यवाद देना चाहूँगा। ये हमारे जैसे उन्होंने बताया कि हमारे कोलीग थे पंतनगर में, और उन्होंने सब कुछ अपना इंट्रोडक्शन तो रिमोट सेंसिंग का दे ही दिया, तो मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी अब, सारा सब सर कुछ आप बता दिया। एप्लीकेशन का बता हाँ दीजिए जी। सबकी। सर क्योंकि टाइम कम था तो आधा घंटे जो है, तो आप नहीं एप्लीकेशन नहीं, केस स्टडी के ऊपर आप बिहार बता में दें अभी सबको। जी। इलेक्शन की गर्मी चल रही है, सब लोग शायद बिजी होंगे, तो हाँ, बिहार में इलेक्शन का है साहब। किसी का भी वीडियो ऑन नहीं है, मुझे नहीं दिखाई दे रहा कौन कौन है, सबने अपना फोटो लगा रखे हैं। अच्छा होता कि सब लोग वीडियो भी अपना ऑन कर लें, ऑडियो बंद कर दें। तो सबसे पहले ये मैं 3 केस स्टडीज के बारे में बताऊंगा। एक तो ड्राउट और ये सॉइल मॉइस्चर मॉनिटरिंग की है। मैं इसे हटा देता हूँ इसको। और दूसरा एग्रीकल्चर वाटर यूज एस्टिमेशन यूजिंग ये जियो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस है। और तीसरा जो है वाटर क्वालिटी के ऊपर या फ्लड मॉनिटरिंग के ऊपर थोड़ा बताऊंगा। तो जैसे ड्राउट है, ड्राउट बारे में आप लोग सब जानते हैं कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है और रेनफॉल कम होता है तो जनरली ड्राउट होता है। और ड्राउट एक ऐसी चीज़ है कि सभी जगह सभी कंट्रीज में कभी ना कभी ड्राउट होता है। और इसके होने से जो है बहुत, एज यू नो, हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप कम हो जाती है, हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कम हो जाती है, फूड प्रोडक्शन कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इसके लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट हैं। और यदि ड्राउट कंटिन्यूअस चलता रहा साल साल के बाद, तो फिर और ज़्यादा सीवियर सिचुएशन हो जाती है। और ऐसा भी हो सकता है कि फार्मर लोग सुसाइड कर देते हैं। इंडिया में आपने देखा होगा, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा फार्मर्स सुसाइड हुए हैं, और आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, बिहार में भी हो सकता है, बट आई थिंक महाराष्ट्र वाज ऑन द टॉप। ये आपने ये पालीवाल जी ने बता ही दिया कैसे आपके यहाँ रिमोट सेंसिंग में एनर्जी सोर्स जो भी आपके सरफेस पे गिरता है तो रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्टेड एनर्जी को हम कैप्चर करते हैं, फिर उससे इमेज क्रिएट करते हैं और एनालाइज करते हैं, और फिर डिसीजन मेकिंग में इसका उपयोग करते हैं। ये भी आपने बता दिया पालीवाल जी ने। हमारे सन से जो एनर्जी आती है उसकी रेंज होती है, वेवलेंथ बहुत ही ज़्यादा वाइड होती है। यदि हम इस सारे स्केल को सारी पृथ्वी का एक चक्कर लगा दें, तो इतना बड़ा यदि स्केल हो, तो विजिबल एनर्जी का जो वेवलेंथ रेंज है वो बस इतनी बड़ी होगी जितना ये पेन। तो हम सोलर एनर्जी जो रिसीव करते हैं सन से, वो बहुत वाइड स्पेक्ट्रम आती है, और बहुत ही नैरो बैंड उसका जो है हम यूज करते हैं। विजिबल है और इंफ्रारेड है, तो ज्यादातर रिमोट सेंसिंग हमारी इस एनर्जी को यूज करने में यूज कर पाते हैं। और एक माइक्रोवेव होती है जो 1 मीटर 1 मिलीमीटर से लेकर 1 मीटर वेवलेंथ होती है उसकी, उसमें यूज करते हैं। वो दोनों टोटली अलग हैं। विजिबल रिमोट सेंसिंग और माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग फंडामेंटली बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, ये 2 वेबसाइट हैं जो अ, आप सैटेलाइट डेटा आप डाउनलोड कर सकते हो। यूएसजीएस एक यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे, गवर्नमेंट ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट की वेबसाइट है। और ग्लोबल ग्लोबल विजुअलाइजेशन, उनका ग्लोबल विजुअलाइजेशन डॉट यूएसजीएस, इस पर आप जाएंगे तो आपको ये सब पता चल जाएगा कौन कौन से आप सैटेलाइट हैं यहाँ। जैसे आपका ये अर्थ ऑब्जर्वेशन के ऊपर है, आईआरएस इंडियन सैटेलाइट का भी है, लैंडसैट भी है, और भी हैं। तो आप डेट के हिसाब डेट दीजिए अपना, और तो उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। लैंडसैट डेटा पहले फ्री नहीं था, पहले एक सीन हम लेते थे तो करीब $300-400 का होता था, लेकिन 2007 या 8 में ये यूएसजीएस ने सब फ्री कर दिया, कोई भी कहीं भी दुनिया में ये डाउनलोड कर सकता है। दूसरी वेबसाइट है कि अर्थ एक्सप्लोरर डॉट यूएसजीएस डॉट गव है, और ये भी अच्छी है। दोनों एक ही तरह के हैं, लेकिन कुछ सेक्शन जो हैं वो अर्थ एक्सप्लोरर में अच्छे हैं। तो आप सीन देख सकते हो, उसमें ये देख सकते हो कि कितना क्लाउडी है कितना नहीं है। फिर उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हो, फिर एक इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, उससे आप क्लासीफाई कर सकते हो। तो ये रिमोट सेंसिंग, ये मुझे पता नहीं आप इसमें क्या नाम
बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में रिमोट सेंसिंग का कोई कोर्स पढ़ाते हैं क्या? सिविल इंजीनियरिंग साहब ये सर्वेइंग में अभी एडवांस सर्वेइंग में आ गया है, हाँ रिमोट हाँ, सेंसिंग एप्लीकेशन। अच्छा अच्छा, सिविल इंजीनियरिंग चलो। के सर्वे हाँ एडवांस हाँ सर्वेइंग में हाँ अभी हाँ रिमोट सेंसिंग आ गया सर। हाँ, चलो। ये ठीक है। तो ये ड्राउट मॉनिटरिंग जो बताए थे कि सैटेलाइट डेटा, और यदि सैटेलाइट डेटा नहीं होता, हम ड्राउट मॉनिटरिंग पहले कैसे करते थे? हमारे ये इंडिया में भी जब भी कभी ड्राउट पड़ता है तो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम जाएगी और वो देखेगी, विजिट करेगी, बताएगी कि भी इतना फसल लॉस हो गया, ये हो गया, फ्लड आ गई, तो टीम जाएगी। तो पहले ऐसा होता था। उसमें आपकी इंफॉर्मेशन भी एक्यूरेट नहीं थी। सैटेलाइट डेटा के पिक्चर है, पिक्चर इज वर्थ थाउजेंड ऑफ वर्ड्स, आपने सुना होगा। तो ये इसकी काफ़ी रिलायबिलिटी है। फिर ये फ़ोटो हमें एवरी वीक मिल सकते हैं। एवरी वीक तो उसे मॉनिटर पता चल जाता है कि कैसे प्रोग्रेस हो रही है वो। तो ये एडवांटेज है इसका। अब कुछ प्रोडक्ट हैं, क्योंकि सैटेलाइट जो पिक्चर लेता है वो मल्टीपल पिक्चर लेता है एट द सेम टाइम। कि कहीं किसी सैटेलाइट में आपके 4-5 पिक्चर एक ही एरिया के एक ही टाइम में लेते हैं। कहीं-कहीं 10-12 फ़ोटो लेते हैं, कहीं-कहीं 20 लेते हैं, कहीं इवन हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग में हंड्रेड्स ऑफ फ़ोटो लिए जाते हैं। क्योंकि उनकी वेवलेंथ अलग होती है, कि अलग एनर्जी को कैप्चर करके इमेज बनाते हैं। क्योंकि उनकी रिफ्लेक्टेड एनर्जी जो कैप्चर की हुई है, जो इमेज बनाने में यूज़ हुई है, यदि वो अलग होती है, तो वो थोड़ा-सा फ़ोटो अलग दिखाई देता है। कोई चीज़ ब्राइट हो जाती हैं, कुछ चीज़ डल हो जाती हैं। तो ये एक्सपर्ट, आप जब पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा कि भी किस बैंड में कौन-सी चीज़ ब्राइट है, तो उससे आप आइडिया लगा लेते हैं कि ये चीज़ ये है। तो इसमें ड्राउट को मॉनिटर करने के लिए हम एक इंडेक्स बनाते हैं। इंडेक्स का मतलब कुछ है नहीं है, मल्टीपल इमेजेस को कंबाइन करके एक सिंगल इमेज बनाते हैं, तो उसको हम इंडेक्स बोल देते हैं, अलग-अलग मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन के हिसाब से। तो एनडीवीआई बहुत पॉपुलर है, नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स। फिर ये हेल्थ इंडेक्स है, कंडीशन इंडेक्स, टेम्परेचर कंडीशन इंडेक्स, अलग-अलग इनके मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं। हम इमेज को कैसे बनाएँ, दोनों इमेज को जोड़ें, घटाएँ, स्क्वायर करें, तो मैथमेटिकली हम कर सकते हैं। क्योंकि इमेज जब हम कहते हैं कि ये एक डिजिटल इमेज है, ये सारी पिक्सल से बनी हुई है। जब आप कभी अपने डिजिटल इमेज को ज़ूम करते रहते हो, तो ज़ूम करते कभी-कभी आपने टीवी में देखा होगा, किसी का फेस आप ब्लॉक करना चाहते हो तो वो उसको एक ज़ूम कर देते हैं उस इमेज को, तो आपको पता ही नहीं चलता है कि ये चेहरा क्या है। तो एक ब्लॉक दिखाई देते हैं छोटे-छोटे, तो वो कोई ब्राइटर है, कोई लाइटर है, तो उसको उस ब्लॉक को बोलते हैं पिक्सल, पिक्चर एलिमेंट। और उसकी फिर डिजिटल इमेज होती है मैथमेटिकली, कितना नंबर वो पिक्सल का हो सकता है। जनरली 8 बिट में 0 से लेके 255 तक उसका नंबर होता है। जिसका नंबर ज़्यादा होता है वो ब्राइटर होती है, जिसका कम होता है वो डार्कर होती है। तो ऐसे ये क्योंकि डिजिटल नंबर से हम उसको डील कर रहे हैं, तो वो सब कंबाइन कर देते हैं मैथमेटिकली। तो अलग-अलग इंडेक्स बना के एक ही सिंगल इमेज से काम कर देते हैं। फिर अब इसमें एवीएचआरआर जो है, ये सैटेलाइट के नाम हैं। इनके जैसे पालीवाल जी ने बताया अभी कि स्पेशियल रेज़ोल्यूशन है या रेडियोमेट्रिक रेज़ोल्यूशन है, टेम्पोरल रेज़ोल्यूशन है। हर सैटेलाइट के ये रेज़ोल्यूशन अलग-अलग होते हैं। लेकिन मेन रेज़ोल्यूशन जो है वो ये है कि एक पिक्सल कितना एरिया ग्राउंड पे कवर करती है, कितना एरिया रिप्रेज़ेंट करती है। तो हर सैटेलाइट अलग-अलग करता है। जैसे एवीएचआरआर है, वो 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर का एरिया अ, रिप्रेज़ेंट करती है। एक पिक्सल, छोटी-सी पिक्सल जो है, सबसे छोटा पॉइंट जो है डिजिटल इमेज का। मोडिस में आपको 250 मीटर तक मिल जाएगा, लैंडसैट में 36 मीटर या 72 मीटर मिलता है। आईआरएस में भी वो करीब उसी के बराबर है। और अब आजकल जो नए-नए सैटेलाइट आ रहे हैं उनके अच्छे होते हैं। स्कॉट का जैसे वालीवाल जी ने बताया ना, 5 मीटर तक रिज़ॉल्यूशन होता है। अभी कार्टोसैट इंडिया का है, उसमें 2.5 मीटर ही होता है, कि 2.5 मीटर बाई 2.5 मीटर का एरिया 1 पिक्सल में आता है, तो वो पिक्चर जो है काफ़ी अच्छी दिखाई देती है, आप बता सकते हो। ये एनडीवीआई है जो ड्राउट मॉनिटरिंग में बहुत काम आता है। इसको ये रिफ्लेक्टेंस कर्व पालीवाल जी ने दिखाया था। तो क्योंकि वाटर का रिफ्लेक्टेंस बहुत कम होता है, वेजिटेशन रिफ्लेक्टेंस ज़्यादा होता है। ध्यान देने की चीज़ ये है कि ये रिफ्लेक्टेंस जो है कि जो इन एनर्जी किसी भी फीचर पे फॉल करती है, उसका कितना परसेंटेज वापस रिफ्लेक्ट होकर एटमॉस्फेयर में जाता है, जिसको कैप्चर करते हैं सैटेलाइट। और जो सेंसर्स हैं पर्टिकुलरली, हर सेंसर किसी पर्टिकुलर रेंज को कैप्चर करने के लिए बनाया जाता है। तो अब आप देखिए कि ये वाटर तो क्लीन वाटर का रिफ्लेक्टेंस बहुत कम है, लेकिन
ध्यान देने की चीज है कि वेजिटेशन का जो रिफ्लेक्टेंस है वो आपकी इंफ्रारेड रेंज में बहुत ज्यादा होता है। तो वेजिटेशन अच्छा है या पुअर है या ड्राई हो गया, सूखा पड़ गया, यदि ऐसा होता है तो वेजिटेशन का रिफ्लेक्टेंस एकदम चेंज हो जाता है। तो हम इंफ्रारेड बैंड को यूज करते हैं ये ड्राउट मॉनिटरिंग कंडीशन असेस करने के लिए, क्योंकि वेजिटेशन का रिफ्लेक्टेंस उस बैंड में बहुत ज्यादा होता है, इस रेंज में। और वो ये फिर रेड जो रेंज है आपकी, ये इसमें बहुत कम होता है, इंफ्रारेड में ज्यादा होता है। कि इंफ्रारेड और रेड बैंड को मिला देते हैं तो ये एनडीवीआई बन जाता है। ये इसका मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन है, इंफ्रारेड माइनस रेड डिवाइड बाय इंफ्रारेड प्लस रेड। इसका मतलब है कि जो इंफ्रारेड की डिजिटल इमेज है उसकी जो इंडिविजुअल पिक्सल है उनका नंबर है, उसमें से आप घटाइए, फिर दोनों जो कॉरस्पॉन्डिंग पिक्सल है उन दोनों को जोड़िए, और फिर जो नंबर आता है फिर उसको एक्सपेंड कर देते हैं 0 से 255 तक, और मैथमेटिकली तो फिर हमें इमेज दिखाई देने लगती है। नहीं तो ये रेशियो जो है बहुत ही फ्रैक्शनल हो जाती हैं और डार्कर हो जाती हैं, दिखाई नहीं दे सकती। तो उसको फिर दोबारा 255 के स्केल पर ले आते हैं, इमेज बन जाती है। तो उस इमेज को बहुत अच्छी तरह, यदि वो एनडीवीआई की वैल्यू ज्यादा होगी तो हेल्दी ग्रीन वेजिटेशन होगा, एनडीवीआई की वैल्यू कम होगी तो वो ड्राउट या वेजिटेशन कम है या सूख गया है। तो ये इसका ओवरऑल सभी कंट्रीज में, सभी रिसर्च इंस्टीट्यूशन में इन्होंने पाया है कि एनडीवीआई इज ए गुड इंडिकेटर टू मॉनिटर वेजिटेशन कंडीशंस। अच्छा, अब इस चीज को देखते हुए, क्योंकि ड्राउट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हर बहुत सारे कंट्रीज में ड्राउट मॉनिटरिंग सिस्टम बनाए हैं। यूएस ड्राउट मॉनिटर है जो एवरी वीक ड्राउट मॉनिटर की इमेज लगाता है पूरे अमेरिका की, और उसमें पता चलता है कौन से एरिया में ज्यादा ड्राउट है, कौन से में कम हो रहा है। तो जो लोग ड्राउट से ऊपर काम कर रहे हैं, प्लानर्स हैं, वो एक्शन ले सकते हैं कि भाई हमें क्या करना चाहिए इसको, इसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए। ऐसे इंडिया में एक नेशनल ड्राउट मॉनिटरिंग सिस्टम था। जब मैंने भी ये नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है तो उसका नाम हैदराबाद में, वहाँ वहाँ मैंने मेरा पहला जॉब वहीं था। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हुआ करती थी इसका नाम, अब बाद में इन्होंने चेंज कर दिया। तो वहाँ एक ड्राउट मॉनिटरिंग सिस्टम लगा होता, मैंने उसमें ही शुरू में काम किया था। तो अब वहाँ भी एक कोई हर वीक जब क्रॉपिंग सिस्टम शुरू होता है तो हर वीक वो इमेज दिखाते हैं। अब बिहार में फ्लड आ गया तो उस चीज का भी इम्पैक्ट वो उन इमेज में पता चल जाएगा एवरी वीक कि कहाँ कहाँ एरिया फ्लडेड हो गया, कहाँ कहाँ ड्राउट है, क्या है। चाइना ड्राउट मॉनिटरिंग सिस्टम भी डेवलप करते हैं, वो भी अपना हर वीक सभी उसको ये सारी रिपोर्ट देखते हैं, और इसमें रिमोट सेंसिंग डेटा का मेन इन्वॉल्वमेंट होता है। मैं गया था चाइना 3-4 बार, वहाँ का एक साइंटिस्ट भी हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में आया था, तो हम लोगों ने ये मैंने उन लोगों की इसमें हेल्प की थी ये ड्राउट मॉनिटरिंग बनाने में। तो यूरोपियन ड्राउट मॉनिटरिंग सेंटर है यूरोप में, और इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है श्रीलंका में। मैं एक बार 2016 में वहाँ गया था, तो उसका इंस्टीट्यूट नाम है, वो भी ड्राउट मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट चलाते हैं। और इन सब को देखते हुए जब ड्राउट कंटिन्यूज हो जाता है और सूखा पड़ रही है, कई साल तक सूखा पड़ गई, तो फिर फूड प्रोडक्शन कम हो जाएगा, लोग बाग मरने लगेंगे, पशु पक्षी मरने लगते हैं, उसको फैमिन आ जाती है। जैसे आपने सुना होगा इथियोपिया अफ्रीकन कंट्री में फैमिन आई थी अर्ली 80s में, लाखों लोग मर गए थे। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए अब इन्होंने, अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये फैमिन अर्ली वार्निंग सिस्टम या फ्यूज एक सिस्टम बना दिया, जिसमें अफ्रीका की इमेज को मॉनिटर करते हैं ज्यादा, क्योंकि वहाँ चांसेस ज्यादा हैं। तो अब उसमें रिमोट सेंसिंग का डेटा भी है, रेनफॉल भी डेटा यूज करते हैं, कहीं कहीं सॉइल मॉइस्चर डेटा यूज करते हैं, और सब अच्छी तरह उन सबको कंबाइन करके एक मोस्ट रिलायबल पिक्चर बताते हैं कि भी ये ड्राउट आने वाला है या फैमिन आने वाली है। तो जो गवर्नमेंट है वो अच्छी मतलब डिसीजन ले सके भी, यदि फूड प्रोडक्शन की कमी है तो फूड इंपोर्ट कर लो, कहीं और से कर लो, लेकिन पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूशन जल्दी करो, नहीं तो कभी कभी उसकी वजह से लोग मरने लगते हैं प्लानिंग के टाइम। ये यूएस ड्राउट मॉनिटरिंग की इमेज है, यहाँ अलग अलग कलर से दिखाया गया है कि जो रेड है वहाँ बहुत ज्यादा ड्राउट है, जो थोड़ा येलो है वहाँ कम ड्राउट है, जहाँ ब्लू है वहाँ ड्राउट नहीं है। तो ये जो वेस्टर्न पार्ट है यूनाइटेड स्टेट्स का या साउथ वेस्ट पार्ट है, ये ज्यादा ड्राई है, एरिजोना है, न्यू मैक्सिको है, कैलिफोर्निया का सदर्न पार्ट है। तो एवरी वीक ये पता चलता रहता है, तो ये काफी पॉपुलर इमेज है।
जो फेमिन अर्ली वार्निंग सिस्टम की मैं बात बता रहा था कि वो भी इस तरह की अफ्रीका की इमेज निकालते हैं। तो यहाँ आपके नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका में लग रहा है कि ये फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम अभी हो रही है। ये सितंबर में इन्होंने इमेज निकाली थी, तो इस एरिया में तो ओवरऑल सभी प्लानर्स को ग्लोबल लेवल पे पता चलता है कि यहाँ ऐसा होने वाला है, तो सभी एक दूसरे की मदद करने लगते हैं। फिर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, या यूनाइटेड फूड प्रोग्राम है, जिनको अभी नोबेल प्राइज भी मिला है एक्चुअली इस साल का, पीस प्राइज। तो वो उनका काम ही ये है कि भाई वर्ल्ड में कहीं फूड की कमी ना हो। तो ऐसी इमेज सैटेलाइट डेटा का जो कंट्रीब्यूशन है इन सब को डिसाइड करने में काफी हेल्पफुल होता है। एक चीज है, जब हम ये सब कर रहे हैं तो सॉइल मॉइस्चर भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है कि रेनफॉल हमें चाहिए, लेकिन मेन चीज है सॉइल मॉइस्चर। आपकी क्रॉप प्रोडक्शन जो है का जो क्रॉप अच्छी होगी या कम होगी वो सॉइल मॉइस्चर के ऊपर डिपेंड करता है। तो सॉइल मॉइस्चर इज मोर इम्पोर्टेंट देन इवन रेनफॉल। रेनफॉल तो एक बार हो गया, फिर सॉइल मॉइस्चर अपना फील्ड में रहती है, वो उसकी प्रोफाइल कैसे रहती है दिनों के बाद, 1 मंथ या 2 मंथ, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो सॉइल मॉइस्चर मॉनिटरिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है। उसको देखते हुए ये जो क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव प्रोग्राम है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, उनके पास सॉइल मॉइस्चर डेटा है एक्चुअली पूरे वर्ल्ड का, और बहुत सालों से 30-40 साल का डेटा आपको डेली बेसिस पे मिल जाएगा। यदि आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो ये एक वेबसाइट है उनकी, आप क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव गूगल पे सर्च करेंगे तो उसको मिल जाएगा। तो इसमें आप यदि आप जाएंगे तो ये आपको ये मिल जाएगा। तो इसमें डिफरेंट डेटा सेट्स हैं। ये आपके एरोसोल क्लाउड है, या सी लेवल का डेटा है, कितना ऊपर बढ़ गया कितना नीचे आ गया, या ये और सरफेस सैलिनिटी है। ये मेन चीज जो इसमें है आपकी, ये जो मैं बता रहा था सॉइल मॉइस्चर। देखो सॉइल मॉइस्चर का ये डेटा है 1980 और उससे पहले भी, और 2020 तक का डेली लेवल का डेटा आपको मिल जाएगा यहाँ। तो ये बहुत अच्छा आपका डेटा सोर्स है। तो डेली बेसिस के ऊपर, लेकिन इसका रेजोल्यूशन जो है इतना अच्छा नहीं है, करीब 25 किलोमीटर बाई 25 किलोमीटर है, क्योंकि लार्ज एरिया कवर करती है। लेकिन उसका जो पूरा टेम्पोरल जो रेंज है वो बहुत अच्छी है। तो आपको पता चल जाएगा बिहार में आप लेना चाहें सॉइल मॉइस्चर का डेटा, पिछले 30-40 साल से कब बिहार का किस एरिया कब सूखा था, कब ज्यादा वेट था, कब ज्यादा, तो ये आपको पूरा प्रोफाइल एक ग्राफ बना सकते हैं। तो कौन से ईयर में ड्राउट पड़ा था, कौन से ईयर में नहीं पड़ा था, सॉइल मॉइस्चर के डेटा पे ये आप देख सकते हैं उसको। तो ये तो इस डेटा को लोड करके मैंने नब्रास्का ये हमारा स्टेट है, यूनाइटेड स्टेट्स का मैप है ये अलग अलग स्टेट बाउंड्री है। नब्रास्का जहाँ मैं रहता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ नब्रास्का। नब्रास्का बहुत पॉपुलर नहीं है, लोगों ने समझ में नहीं आ रहा। मैं किसी को बताया इंडिया में, उन्होंने पूछा कहाँ रहते हो, मैंने कहा नब्रास्का में। मैंने कहा मद्रास का, तो नब्रास्का का पता नहीं चलता, वो सोचते मद्रास का। तो ये सेंटर में पड़ता है हमारा। तो यदि आपने सॉइल मॉइस्चर आपने डेटा ले लिया और ये पिक्सल वाइज है, तो और आपका फिर एवरी डे आपको मिलता रहेगा, तो आप उसको आप जीआईएस वगैरह यूज करके आप एवरेज सॉइल मॉइस्चर कितना है वो लगा सकते हो, कौन से एरिया में है वो लगा सकते हो। तो ये हमने जीआईएस का कुछ आर्क जीआईएस एक सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू आप यूज कर लीजिए, तो उससे आपको सब आपका असेसमेंट मिल जाएगा। तो इसमें मेन ऑब्जेक्टिव था कि हम इस सॉइल मॉइस्चर डेटा को, कॉर्न जो है, जो मेज है, मक्का, वो यहाँ की मेन क्रॉप है। यहाँ ये नब्रास्का में, इलिनॉय में, आयोवा स्टेट में, इन सब स्टेट में यहाँ की जो मेन एग्रीकल्चर होती है वो है मक्का, मेज। और क्योंकि ये मेज खाते तो नहीं है, जानवरों को देते हैं कुछ, अपना मेज से अपना कुछ कॉर्नफ्लेक्स वगैरह बना देते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो यहाँ के गाय भैंस होती हैं, भैंस तो होती नहीं है, गाय ही होती हैं, और या पिग है, उन सब का जो फूड है वो प्रोडक्शन में काम आता है। तो एस्टिमेट देखते हैं कि भी कब ज़्यादा फसल हो रही है, कब कम हो रही है। तो मैंने ये 1995 से 2010 का जो डेटा सेट लिया, उसको एवरेज किया क्रॉपिंग सीजन में। क्रॉप यहाँ शुरू होती है मई से लेकर, और अभी अभी हार्वेस्ट होगी, अभी जो आजकल सीजन चल रहा है ये एक क्रॉपिंग सीजन है। बाकी दिन इस स्टेट में पूरा बर्फ पड़ती रहती है, तो ठंडी होती है, एग्रीकल्चर होती नहीं है। तो एक एग्रीकल्चर सीजन है बस, मई से लेकर के, अप्रैल मई से लेकर के
और सितंबर अक्टूबर तक, उसी में अपना क्रॉपिंग सीजन है, जाड़ों में सब बंद रहता है। तो बहुत सारे स्टेट हैं ऐसी जैसा, लेकिन और कोई स्टेट है साउथ के जो वहाँ मौसम इतना बर्फ नहीं पड़ती और ठीक रहता है। तो कॉर्न यील्ड जो इनका आपने लिया एवरेज सॉइल मास्टरी, उसको फिर हम यील्ड के हिसाब से रिलेट किया। ये यहाँ एक वेबसाइट है बड़ी इंपॉर्टेंट, NASSUSDA.gov, ये नेशनल एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिकल सर्विस। तो ये इसमें आपको पूरे अमेरिका का कौन कौन सी क्रॉप कौन से ईयर में क्या यील्ड है, क्या एरिया है, क्या, जैसे आपका ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और वहाँ आपको डेटा मिल जाएगा। तो इंडिया में भी data.gov करके ऐसे बना दिया उन्होंने। लेकिन यहाँ एग्रीकल्चर डेटा के लिए ये आप किसी भी क्रॉप का डेटा किसी भी स्टेट का ले सकते हो। तो क्रॉप फील्ड से जब हमने सॉइल मॉइस्चर का रिलेशन निकाला तो ये रिलेशन आया उसका, और आर स्क्वायर इतना ज़्यादा नहीं है इसमें, लेकिन दिस वाज द रिलेशनशिप अगेन सॉइल मॉइस्चर के। लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अच्छा था। फिर अब इसी को आप सॉइल मॉइस्चर के साथ साथ और डेटा आप लगा दीजिए, सैटेलाइट इमेजेस है, NDVI आप मिला दीजिए, या और कोई वेरिएबल लगा दीजिए, और एक मैथमेटिकल मॉडल आप क्रिएट कर लेंगे, तो उसकी आर स्क्वायर वैल्यू फिर ज़्यादा हो जाती है और प्रोडिक्शन अच्छा होता है। तो क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन में जैसे पालीवाल जी ने भी कहा कि भी सैटेलाइट डेटा का हम क्रॉप एस्टिमेट यील्ड एस्टिमेशन में करते हैं, तो दिस वाज वन ऑफ द एग्जांपल। एक इम्पैक्ट जो फार रीचिंग इम्पैक्ट फार्मर ये ड्राउट का होता है वो है फार्मर सुसाइड करने लगते हैं। तो मुझे मौका मिला एक बार चित्रकूट के पास जाने का। चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में 2 गांव थे जिन लोगों ने फार्म सुसाइड कर दिया था 2016 में। तो मैं वहाँ गया था, तो मैंने ये वहाँ लोगों से मिला जिनकी फैमिली इनके ये बच्चे हैं, इनके फादर ने एक्चुअली खेत में अपने आप को ही वहीं हैंग कर लिया, तो पेड़ से लटक गए, तो वो हो गया। अब फार्मर्स की कंडीशंस बहुत जगह इतनी प्रॉफिटेबल नहीं है। तो जब क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कुछ इनपुट कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, लोगों से उधार ले लेते हैं। उधार ले लेके फिर उसका इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा होता है कि वो फार्मर्स के लिए बस की नहीं होता। उसकी क्रॉप फेल हो गई, उसका ड्राउट हो गया, वही उसका सोर्स है, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर अल्टीमेटली कुछ बेइज्जती करने लगते हैं जिन्होंने पैसा दिया है, तो उससे ज़्यादा परेशान होके काफ़ी फार्मर्स जो है सुसाइड कर लेते हैं। ये एक दूसरे गाँव में मैं गया था चित्रकूट में ही, तो वहाँ भी कुछ ऐसे भी लोग थे जो ओनर तो नहीं थे, लेकिन वो ठेके पे अपना ले लेते हैं। तो जब उनका नहीं लॉस हुआ तो वो कैसा पैसे पैसे दें, और फिर वो जो लैंडर्स हैं वो उनके पीछे पड़ जाते हैं, प्राइवेटली मनी ले लेते हैं, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा लगाते हैं। ये बड़ी मेन प्रॉब्लम है इंडिया में कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा लगाते हैं। तो खैर एनीवे, तो मेरा कहने का मतलब है कि ये सब चीज़ को कम करने के लिए हमें पता रहे कि भी ड्राउट उसमें एक वन कंपोनेंट है फार्मर सुसाइड की पूरी साइकिल में। लेकिन यदि हम उसको अच्छी तरह मॉनिटर करें, कुछ एरिया जहाँ ऐसा हो रहा है वहाँ ज़्यादा ध्यान दें, वहाँ के फार्मर्स से ज़्यादा कांटेक्ट रखें, और जो उनको हेल्प हो सकती है उनको दें, तो ये सब चीज़ को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। एक ये अलग प्रोजेक्ट है जिसको मैं जब यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में था तब हम करते थे, वाटर डिस्प्यूट। जैसे अलग अलग स्टेट के अंदर या अलग अलग कंट्रीज में जहाँ कॉमन वाटर रिसोर्सेज होते हैं, तो ये वाटर डिस्प्यूट की प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे आप गंगा रिवर है अपना अपना उत्तराखंड से निकली और ये अपना यूपी में गई और बिहार में जाती है सब, फिर वेस्ट बंगाल में, फिर ये एक्चुअली फर्क का उस पे अपना डैम बना दिया इंडिया ने, उसमें बड़ा वाटर डिस्प्यूट चलता है, इंडिया बांग्लादेश के अंदर चलता है। तो ऐसे ही यूएस मैक्सिको का है, या और इंटरनेशनल लेवल में बहुत सारी यूरोपियन में भी बहुत बड़ी रिवर है एक दूसरी जाती हैं, तो वहाँ वाटर डिस्प्यूट हो सकते हैं। अभी अभी इथोपिया और इजिप्ट में बहुत चल रहा है रिवर नाइल के ऊपर। तो उन्होंने डैम बना दिया इथियोपिया ने नाइल, और इजिप्ट कह रहा है कि आप डैम मत बनाओ क्योंकि पानी रोक दोगे तो हमें क्या पानी मिलेगा। और जो इजिप्ट है, एक बार इजिप्ट गया मैं तो वहाँ का तो सारा डेजर्ट ही है, 5% ही एरिया एग्रीकल्चर सुटेबल है। इंडिया में फिर भी काफ़ी एरिया है जो एग्रीकल्चर हो सकती है। चाइना में 10-12% ही एरिया है जहाँ एग्रीकल्चर हो सकती है, लेकिन वहाँ इंटेंसिव फार्मिंग करके उनकी यील्ड ज़्यादा होती है। खैर एनीवे, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये अलाबामा कूसा तलापूसा, ये एसीटी रिवर, और ये दूसरी रिवर है, और फिर ये आपका जॉर्जिया है, ये फ्लोरिडा है, और
नीचे ये अलाबामा है, कुछ जो रिवर्स हैं यहाँ ओरिजिनेट होती हैं जॉर्जिया में, यहाँ अलाबामा में आती हैं, फिर ये फ्लोरिडा में चली जाती हैं। तो ये दूसरे स्टेट जो फ्लोरिडा और आपका ये आपका फ्लोरिडा और अलाबामा है, ये कंप्लेन करते हैं जॉर्जिया को कि भाई तुम ज़्यादा वाटर यूज़ कर रहे हो, हमारे लिए कम छोड़ रहे हो इन रिवर से। तो वाटर डिस्प्यूट है, उनका कोर्ट में चले जाते हैं ये लोग, और यहाँ का सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, 15-20 साल तक उनका डिसीजन नहीं मिलता यहाँ भी। कुछ ऐसे मतलब कॉम्प्लेक्स इश्यूज होते हैं। तो उस इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए एक सबसे बड़ी चीज़ है कि हम ये पता हो कि भी कौन से स्टेट में कितना पानी यूज़ हो रहा है। अब अब कैसे पता करें कि भी कौन कितना पानी यूज़ कर रहा है? अब आप घर में पानी यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री में पानी यूज़ करते हैं या कहीं पार्क-वार्क में, तो वहाँ मीटर होता है, आपको पता चल जाए वाटर मीटर से कितना पानी यूज़ किया। लेकिन एग्रीकल्चर में कितना पानी यूज़ कर रहे हैं, उसका कोई मीटर नहीं लगाते, यहाँ भी नहीं लगाते। यदि आपकी पंपिंग कैपेसिटी किसी हद तक के नीचे है, तो वहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं है यहाँ भी। तो इसीलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में देखने के लिए हम वो क्या करें, तो हमने ये एक प्रोजेक्ट थी हमारी वाटर यूएसए की, ये यहाँ का इरिगेशन सिस्टम है जो इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं। नेब्रास्का में जो इरिगेटेड एरिया है वो यूएस में ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा है। कैलिफोर्निया, नेब्रास्का कभी आगे-पीछे होते रहते हैं, लेकिन इरिगेशन बहुत होता है यहाँ। तो यहाँ का जो ग्राउंड वाटर सोर्स है बहुत अच्छा है, ओगलाला एक्वीफर है एक, और वो काफ़ी पानी है ओक्लाहोमा, टेक्सास, नॉर्दर्न टेक्सास में, और ओक्लाहोमा में मेनली नेब्रास्का के। तो बहुत फार्मर्स जो है वेस्टर्न पार्ट में ये ट्यूबवेल लगा लेते हैं, और उससे फिर ये स्प्रिंकलर इरिगेशन कॉमन है। तो पूरा ये ऐसा बड़ा सिस्टम होता है, उसमें पानी नीचे झड़ता है और ये इरिगेट होती है, क्योंकि ऐसा फ्लड इरिगेशन जैसे इंडिया में होता है कि गंगा नदी से अपना कैनाल निकाल के और निकाल दिया, पानी जा रहा है खेत में, वो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ के खेत भी थोड़ा ऊबड़-खाबड़ हैं, ऊपर-नीचे होते हैं, वो काम नहीं करता। लेकिन स्प्रिंकलर काम करता है अच्छी तरह। ऊपर-नीचे कैसे भी आप कर सकते हो, और ये घूमता रहता है फील्ड के चारों तरफ, एक सर्कल बना देता है पूरा। तो आप इरिगेशन में देखो तो सबसे ज़्यादा पानी जो है वो एग्रीकल्चर इरिगेशन में यूज़ होता है। म्युनिसिपल उसमें है, ये प्राइवेट इंडस्ट्री में है, ये सब कम है, लेकिन एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये 5 ईयर प्रोजेक्ट थी जिसमें हम जाना चाहते थे। तो जॉर्जिया का स्टेट है, ये अटलांटा वहाँ की कैपिटल है, और ये उनके ज़ोन है, वाटर ज़ोन। ये आपका जैसे फ्लिंट ज़ोन है, ये सेंट्रल ज़ोन है और ये कोस्टल ज़ोन है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि इन ज़ोन्स में, इस एरियाज़ में कितना एग्रीकल्चर पानी यूज़ किया है इरिगेशन में डिफरेंट क्रॉप्स के लिए, मेन जो क्रॉप्स हैं। तो हमने कुछ एरिया, सभी का एरिया मतलब एकरेज निकाल लिया अपना, नेशनल एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिकल सर्विस से। कॉटन यहाँ की मेन क्रॉप है, ये जो कपास है, पीनट है, कॉर्न है, सोयाबीन है, इन 4 जो मेन क्रॉप है, इन सबका एरिया निकाला। फिर इरिगेटेड एरिया कितना है, जहाँ इरिगेशन करते हैं, और इरिगेशन डेटा जो है वो हमने फिर इरिगेशन डेटा जो कलेक्ट किया वो हमने ये आवर मीटर लगाए हैं कुछ फार्मर्स फील्ड पे, सभी फार्मर्स पे नहीं, करीब 2-3% जो ट्यूबवेल थी, वो हमने मॉनिटर की, और वो आवर मीटर लगा दिया कि एवरी आवर जब वो पानी आप यूज़ करते हैं तो पता चलता है कि कितना मीटर, कितना क्यूबिक मीटर आपने पानी यूज़ किया। तो वो सारा डेटा डेली बेसिस पे सब कलेक्ट किया, 2-3% उसका। तो ये 20,000 कभी वाटर विथड्रॉल साइट थी, जो जॉर्जिया में ये सब लोकेशन दिखा रखी हैं, जो जहाँ ट्यूबवेल लगी है एक तरीके से। और फिर इनमें से करीब 2% हमने यूज़ की जो अपनी प्रोजेक्ट के लिए, करीब ये 400 वेबसाइट थी, वो साइट थी, लोकेशन। ये एक तरह का आवर मीटर है जो पता करता है कितना पानी यूज़ हुआ। तो उससे आपको फिर हमने ये लोकेशन निकाली, इन लोकेशन में से कुछ साइट हमने यूज़ की टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, और कुछ साइट्स उनकी यूज़ की ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए। ट्रेनिंग जो डिफरेंट मैथमेटिकल मॉडल क्रिएट किए, जो आर्कजीआईएस प्रोग्राम है, या जियोस्टैटिस्टिकल एनालिस्ट एक पार्ट है आर्कजीआईएस का, उसमें आप यूज़ करेंगे। तो जैसे पॉइंट लोकेशंस पे आपने पता किया कि भई इतना पानी यूज़ किया, इतना पानी यूज़ किया। इसमें से कुछ साइट करीब 70-80% हमने मॉडल डेवलपमेंट के लिए, मॉडल उसके ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ की, और बाद की 10-20% जो है वो टेस्टिंग के लिए। तो ट्रेनिंग पर्पज़ में जो साइट ली हमने, इरिगेशन कहाँ-कहाँ किस क्रॉप का हुआ, उससे फिर इंटरपोलेशन किया। इंटरपोलेशन ये उस सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाता है। तो फिर हमने जो लिमिटेड साइट थी, उसके बेसिस पे हमने हंड्रेड्स ऑफ साइट पूरा इमेज को मैट्रिक्स में बता के, हर
और थाउजेंड्स ऑफ साइट होगी, हंड्रेड्स ऑफ इधर, हंड्रेड्स ऑफ इधर, थाउजेंड्स ऑफ साइट्स में फिर ईच पिक्सल के लिए वो एस्टिमेट मॉडल कर देता है कि भी इतना इरिगेशन यहाँ हुआ है। तो वो इंटरपोलेशन है एक तरह से। फिर हम उसे उस मॉडल को टेस्ट करते हैं कि भई उसे देखें तो सही, जो इसने एस्टिमेटेड किया है, वो एक्चुअल वैल्यू से कितना ऊपर-नीचे है। और तरह-तरह की मैथमेटिकल टेक्निक्स हैं, तो डिफरेंट मॉडल्स क्रिएट किए। जिस मॉडल ने सबसे अच्छा प्रेडिक्शन दिया, जहाँ एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा थी या एरर कम थी, उस मॉडल को फाइनली यूज़ किया, फिर उसमें अप्लाई किया और फिर ये एस्टिमेटेड किया कि भई कितने अलग-अलग जगह कितना, जहाँ अननोन साइट्स हैं, जहाँ हमने मेजर नहीं किया, उस साइट में वो मॉडल प्रेडिक्ट कर दिया कि इतना इरिगेशन यूज़ हुआ है। फिर हमने जो काउंटी है, ये यहाँ काउंटी बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट को, तो जैसे एक काउंटी में जितनी भी साइट थी, वहाँ इतना-इतना हमने एस्टिमेट किया, उसका एवरेज ले लिया या फिर ज़ोन के हिसाब से एवरेज कर दिया, ये सब जीआईएस में हमने कर सकते हैं। तो पता चल जाता है कि भई इस एरिया में ऑन एन एवरेज कॉटन में कितना सेंटीमीटर इरिगेशन यूज़ हुआ, या पीनट में कितना यूज़ हुआ, या किसी और यूज़ में। तो ये एक तरह का टोटल हमने काम किया इसमें। तो ये जैसे डिफरेंट क्रॉप्स हैं, डिफरेंट ईयर्स हैं, ये नंबर ऑफ लोकेशन जो हमने ली वो हैं। ऑब्जर्व्ड इरिगेशन जो आवर मीटर से पता चला, मीन इरिगेशन इतना सेंटीमीटर था फॉर एंटायर सीज़न, और उसकी रेंज थी अलग-अलग साइट पे कितने से कितने तक ये है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। और तो ये इरिगेटेड एकर्स हैं जो हमने एरिया मतलब कलेक्ट किया था अलग सोर्स से। फ्लिंट और सेंट्रल में कितना-कितना ये थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर एरिया इरिगेटेड है। तो यदि हमें कितना पता चल रहा है कितना सेंटीमीटर का इरिगेशन हुआ, कितना एरिया है, दोनों को मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम ऑफ इरिगेशन हम पता पता कर सकते हैं उसके हिसाब से। फिर टोटल एरिया का आइडिया हो जाता है कि भी जॉर्जिया में इतना पानी चाहिए इरिगेशन के लिए। तो अब ये स्टेट में पता चल जाएगा कि भी हमारा डिमांड इतना है, आपका डिमांड इतना है, आपका डिमांड इतना है, तो वाटर डिस्प्यूट सॉल्व करने में थोड़ा मदद मिलती है। तो ये अलग-अलग मैथमेटिकल इक्वेशंस हम उसमें आती हैं, ऑलरेडी आर्कजीआईएस प्रोग्राम में हैं। और ये पता कर देता है कि इंटरपोलेशन बेसिकली कि एस्टिमेट करें इरिगेशन अननोन साइट्स पे कितना है। नोन साइट पे तो पता ही है, उसके बेसिस पे मॉडल क्रिएट करके अननोन साइट पे पता कर देते हैं और इन्हें चूज़ करते हैं भी कौन-सी टेक्निक अच्छी काम करती है। तो ये सब अलग-अलग ज़ोन है, ये इनकी साइट है, जैसे मैंने बताया ट्रेनिंग साइट और टेस्टिंग साइट। अब कॉटन और पीनट और ये सब में पता चला कि रेडियल बेसिस फंक्शन अच्छा रिजल्ट दिया। इसमें भी कॉर्न के लिए भी इन्होंने दिया, ऑर्डिनरी क्रीपिंग मेथड ने अच्छा किया। तो अलग-अलग टेक्निक ने अलग-अलग ईयर में ये बताया, तो फिर उस इन मॉडल को अप्लाई किया तो एक पूरा एक इमेज हमने क्रिएट कर दिया। और इसमें बहुत सारी पिक्सेल्स हैं। लिमिटेड लोकेशन थी वो तो बहुत ही लिमिटेड 300-400 की, इसमें तो थाउजेंड्स ऑफ हैं और हर एक पिक्सेल के लिए वैल्यू एस्टिमेटेड है वो मॉडल के थ्रू। तो ये जियोस्टैटिस्टिकल एनालिस्ट ट्राई करके हमने इसमें पता कर लिया और फिर ये ग्राफ बना दिए कि भई कौन से ज़ोन में ये डेप्थ ऑफ इरिगेशन जो है पूरे सीज़न में कितना कितना सेंटीमीटर। अब देखो कॉटन का जनरली ज़्यादा है, कॉटन के लिए ज़्यादा पानी चाहिए। और ये जो ये फ्लिंट में और ये पीनट है, ये आपका कॉर्न है। कॉर्न और कॉटन ये सब ऑलमोस्ट बराबर ही, अलग-अलग ईयर में अलग-अलग सिनेरियो है। तो ये हम पता कर सकते हैं। फिर हमने मल्टी एरिया से मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट ऑफ इरिगेशन निकाल लिया और उसे पता चल गया कि सोयाबीन, कॉर्न और पीनट किसमें सबसे ज़्यादा है। तो कॉटन का प्रोपोर्शन सबसे ज़्यादा था, फिर ये आपका पीनट आ गया, फिर कॉर्न आ गया। तो ऐसे ही अलग-अलग ज़ोन में ये सब पिक्चर हमने दी। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये वाटर डिस्प्यूट को सॉल्व करने में काम करती है। अब एक रिजर्वॉयर वाटर क्वालिटी जैसे अब अलग-अलग वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग भी बहुत आसान है। जैसे पालीवाल जी ने बताया कि वाटर जो है एब्ज़ॉर्ब कर लेता है मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो सन से आती है और रिफ्लेक्टिव एनर्जी बहुत कम होती है। तो जब कम एनर्जी जो सेंसर्स हैं सैटेलाइट को वहाँ जाएगी तो कम एनर्जी होगी तो डार्कर इमेज इमेज होगी। लेकिन जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन उस रिफ्लेक्टेंस को बढ़ा देता है। तो उससे आपको रिफ्लेक्टेंस के बेसिस पे आप पता कर सकते हो कि भई कहाँ पानी साफ़ है, कहाँ पॉल्यूटेड है। और उसका सैंपल भी आप ले सकते हो, फिर रिलेट कर सकते हो, तो मॉडल क्रिएट कर सकते हो। ये माही रिजर्वायर उदयपुर में जब मैं इसरो में काम करता था, तो एक प्रोजेक्ट हमने की थी वहाँ, तो उसका आईआरएस डेटा हमने यूज़ किया था। तो ये है। ये भी जैसे राजस्थान का ही एक सीन है, जहाँ छोटे-छोटे रिजर्वायर हैं,
उसमें पता चल जाता है कि किस रिजर्व में पानी ज़्यादा है, किस में कम है। जिसमें कम होगा उसका रिफ्लेक्टेंस ज़्यादा होगा, जिसमें ज़्यादा पानी है, गहरा है, वो डार्कर दिखाई देता है। जैसे फ्लड मॉनिटरिंग के ऊपर एक प्रोजेक्ट है, मिसिसिपी यहाँ की बहुत बड़ी रिवर है अमेरिका की, तो वहाँ एक किसी ईयर में बहुत बिग फ्लड आई थी 90s में। तो ये देखिए बिफोर द फ्लड है रिवर, जहाँ-जहाँ डार्क है ये पूरा रिवर है और ये आफ्टर मतलब फ्लड है तो साफ आपको दिखाई दे रहा है ये इतना पानी भर गया है। तो कितना एरिया इफ़ेक्ट हुआ पानी से, बहुत आसान है रिमोट सेंसिंग से निकालना। एक जो बिहार में फ्लड आई है, उसका ये एनआरएससी डॉट इन्होंने ये काम किया है। ये 1 मिनट मैं ये अभी मैंने क्या इसमें नहीं लिखा है, मैं 1 मिनट अभी मैंने दिखाया था। 1 मिनट में एनआरएससी पे जाएँगे आप तो पता चल जाएगा मैंने इसमें पता नहीं क्यों नहीं लिखा है। 1 मिनट। हुँ। ये देखिए जो नेशनल रिमोट सेंसिंग की साइट है, जो इंडिया का सबसे बड़ा डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। आपको कोई सैटेलाइट डेटा चाहिए तो इन्हीं को कॉन्टैक्ट करना पड़ता है और इस इनकी वेबसाइट पर आप जाएँगे तो इन्होंने ये काफ़ी एप्लीकेशन प्रोजेक्ट करते रहते हैं। जैसे जब मैं यहाँ काम करता था, फिर उसके बाद मैं बैंगलोर चला गया, फिर 5-6 साल जोधपुर में उनका रिमोट सेंसिंग सेंटर है, उसमें था मैं। तो ये क्रॉप एरिया जो अफेक्टेड हुई है बिहार के अंदर, तो ये उसका वो है सिंगल इतना एरिया ये सब बिहार